नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। ईटी नाउ स्वदेश कामना करता है कि ये दिवाली आपके लिए मुनाफे वाली हो, आपके लिए समृद्धि आए और इसके लिए आप ईटी नाउ स्वदेश लगातार देखते रहें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। टेक्निकल कमेटी ने आज बैठक की थी। WHO इसके 2 बार भारत बायोटेक से स्पष्टीकरण मांग चुका था। भारत बायोटेक की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद कोवैक्सीन पर यह फैसला लिया गया। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। तमन्ना, बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है WHO की। बिल्कुल चंदन, 9 महीने, लगभग 8-9 महीने की रुकावट के बाद ये मंजूरी मिली है। अप्रैल के महीने में भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कोवैक्सीन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की अप्रूवल दे। तमाम जो कोविड-19 की वैक्सीन है दुनिया भर में, उन्हें फिलहाल WHO से इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की ही अप्रूवल मिली है, क्योंकि ये एक पेंडेमिक के बीच में जल्द से जल्द वैक्सीन को ओके करने का प्रोसेस है। ये एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव और थोड़ा सा राजनीतिक मामला भी बन गया था, क्योंकि WHO जब तक मंजूरी नहीं देती कोवैक्सीन को, दुनिया की बहुत सारी देश इसे एक ग्लोबल एक्सेप्टेड वैक्सीन नहीं मानेंगी। और इसके कारण भारत की तरफ से भी जोर था और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब साइनोफार्म और साइनोवैक्स जो चीनी वैक्सीन हैं, उनको इतने जल्दी अप्रूवल मिल सकता है, तो कोवैक्सीन को इतना देर क्यों लग रहा है। इनफैक्ट कोवैक्सीन की अप्रूवल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 से 3 बार इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी ने ये भी कहा कि वी डोंट कट कॉर्नर्स, इसलिए हम देर लगा रहे हैं, यानी हम पूरी तहकीकात करने के बाद ही इसको अप्रूवल देंगे। भारत के संदर्भ में ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा पूरी तरह से मेड इन इंडिया वैक्सीन है। कोविशील्ड भी भारत में ही बना है, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है वो यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। कोवैक्सीन के केस में ये पूरी तरह मेड इन इंडिया वैक्सीन है और इसके अप्रूवल को मिलना, यानी लाखों लोग जिन्होंने कोवैक्सीन को लगाया है, वो जब देश के बाहर ट्रैवल करेंगे तो उनको वैक्सीनेटेड माना जाएगा और उनको 14 दिन या 10 दिन की क्वारंटीन नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही भारत बायोटेक कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट कर पाएगा ज्यादा आसानी से और ऑब्वियसली हमारी बनी हुई वैक्सीन को एक रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तमन्ना। तो अब कोवैक्सीन लगवाने वाले भी विदेश की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि WHO की ओर से इमरजेंसी यूज की मंजूरी अब मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को दी जा चुकी है। और अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि बाजार से जुड़ी हुई है। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले घरेलू बाजार में आज उतार चढ़ाव जारी रहा। निफ्टी 60 अंक गिरकर 17,800 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। कैसा रहा दिन भर कारोबार और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा, आज बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली है? शुरुआती तेजी के बाद बाजार में कमजोरी देखने को मिली और आज थी वीकली एक्सपायरी और कमजोरी के साथ ही आज क्लोजिंग भी देखी जा सकती है। सेंसेक्स 60,000 के भी नीचे आ गया और निफ्टी भी दिन भर 17,900 के नीचे ही कारोबार करता रहा। इसके अलावा आईटी, मेटल और रियल्टी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे और सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकों में देखा गया और उसके बाद ऑटो शेयरों में भी काफी ज्यादा बिकवाली आज देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो आज L&T, ग्रासिम, UPL, एशियन पेंट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं लूजिंग साइड पे सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल नतीजे अच्छे थे, लेकिन मुनाफा वसूली हावी थी भारती एयरटेल में और आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आईटी शेयरों की बात करें तो मिड कैप्स आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन था। इसमें ई-क्लर्क्स, KPIT टेक, हिंदुजा ग्लोबल और टाटा एलेक्सी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज जो मजबूती का दौर था वो बरकरार था। इसमें शोभा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं आज सबसे ज़्यादा कमजोरी देखी गई है बैंकिंग शेयरों में। निफ्टी में भी टॉप जो लूजर्स थे वो बैंक
बैंकिंग स्टॉक ही थे और उसके अलावा कुछ और भी निजी बैंक थे जहां पर की कमजोरी देखी गई, जिसमें कि बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई और फेडरल बैंक ये भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। आज बैंक निफ्टी ने भी बाजार में काफी ज्यादा दबाव बनाया। जी, बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का कहना है कि बाजार में तेजी के दौरान अगले 3 से 4 साल तक के लिए ये तेजी चल सकती है। उनसे बात की है ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा है। It is quite possible that after a big run, we may have a consolidation or maybe some correction for some time. It's not necessary that from one Diwali to other Diwali we made 50%. So next Diwali has to be another 20-25%. That's not granted. Maybe it is flat, maybe it is little lower. There's so much of money will incrementally go to the real economy, and that virtuous circle, from secondary market to from stock market to the real economy, and real economy to demand revival and things like that. So yes, it can take a breather, and that will be very good. Actually, if it takes a breather, it is very good when other people have also come and the corporates have got the money what they should get. In fact, some people are getting more than what they should get. Valuations are quite stretched. So let the market stop here in terms of run, and let the primary market take what they can take, and let the valuation also there become reasonable. Let the earnings also catch up. So yes, but the bull run is not about 6 months, 12 months, 18 months. I think it can last for 3-4. My sense is this run is going to be a much longer run. If we don't go too high too quickly, then this run has steam for a much longer run. दिग्गज निवेशक और बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स के बसंत माहेश्वरी का बाजार, रियल एस्टेट सेक्टर और ईवीज पर क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स को और फायदा है। मैंने केमिकल कंपनी को लोन दिया था 2 करोड़ की, उसकी प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ मेरे पास, जिसको उसने लिखवाई थी 2 करोड़ 25 लाख। अब वो प्रॉपर्टी का दाम बढ़कर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लोन हो गया। तो अगर वो मुझे पैसा नहीं भी देगा तो मैं जाके एनसीएलटी में जाकर या उसको बेच सकता हूँ, मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो रियल एस्टेट जब बढ़ता है तो हर आदमी को फायदा होता है। आपका एग्जिस्टिंग घर एक्स्ट्रा बिकता है तो आप एक नया घर ले लेते हैं। आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप रियल एस्टेट से निकल जाते हैं। लेकिन एक आप पुराना अगर आप एंगल देखेंगे, पहले शेयर बाजार बढ़ता है फिर रियल एस्टेट बढ़ता है। मुझे नहीं लगता इंडिया में बहुत जन है जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का डाउन पेमेंट देके घर खरीद सकते हैं सिर्फ सैलरी इनकम पे। हाँ, ईएमआई पे लेते हैं लोग। तो शेयर बाजार का जब पैसा आता है, लोग बोलते हैं ये पैसे को थोड़ा पक्का करो, जैसे हम लोग बोलते हैं पैसा पक्का करो, तो पैसा पक्का करते हैं तो आदमी रियल एस्टेट में जाता है। तो ये सारा शेयर बाजार से रिलेटेड है। अगर शेयर बाजार में तेजी नहीं है तो रियल एस्टेट में पैसा आना मुश्किल है नॉर्मली। बट अभी के लिए सब कुछ अच्छा है तो रियल एस्टेट तो ऑब्वियसली अच्छा ही कर रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खेलना है तो आपको टाटा ग्रुप पे बेट लेना होगा, बिकॉज ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इसमें पैसे भी चाहिए होंगे, इसमें आपको एक ग्लोबल बैंडविड्थ भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी को ऑन द टेबल लाए। तो टाटा ग्रुप से अगर आप खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे पास टाटा ग्रुप की कंपनीज है इसमें। हमने बाजार के 3 दिग्गजों से बात की। एमके वेंचर्स के मधुकेला और इनम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उनका बाजार पर क्या कहना है। On the other side is the true value which PSU banks have to offer and how beneficial they would be when the capex cycle will start and how they will be leading the entire corporate lending. Where does financial fit in, and why particularly do you like PSU banks? So I think, Nikunj, in my opinion, it will be wrong to assume that all these fintechs will replace the traditional banks which have been there for 100 years or so. Basically, because which fintech can attract deposits from millions and millions of customers in India, and which fintech can basically build the asset base which a lot of these banks have built. If you look at, a lot of these fintechs are trying to, at least I know majority of them are trying to give their service, sourcing it and routing it through some of these public sector banks. So I do not think it will be one versus the other. They will coexist. There will be a place and there will be value creation for some of these smart fintech companies. And because of their growth rate at which what they can grow, there will be valuation difference between traditional banks and some of these fintech companies. But I do not think
that just because fintech companies have arrived here, a lot of these banks will disappear overnight. I'm not in that school of thoughts. देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC को इसी वित्त वर्ष में IPO लाने का भरोसा है। ET Now स्वदेश के साथ खास बातचीत में कंपनी के चेयरपर्सन MR कुमार ने बताया कि DRHP पर काम चल रहा है और रोड शो जनवरी तक शुरू होने की संभावना है। Another thing which has been in the news is IPO of LIC, and many of your policy holders are also waiting for that. आप हमें बता सकते हैं क्या कि इस पर अभी क्या अपडेट आई है और कब तक हम ये IPO एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट की भागीदारी है, वो बड़े शेयर धारक हैं तो उनकी तरफ से आएगा, लेकिन अभी आपके पास क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि काम शुरू हुआ है और जैसे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो दीपम ने कर दिया है, लीगल काउंसिल का भी हो गया है, बाकी इंटरनली हमारी एम्बेडेड वैल्यू की कैलकुलेशन का काम चल रहा है। जब वो काम ख़त्म होगा फिर हमें पता चलेगा कि हम वैल्यूएशन के तौर पे क्या हम बात कर सकते हैं, क्या कैसे नंबर की बात कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली ये भी काम हो रही है कि हम सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस से हम इंटरेक्शन करें, एंगेज करें, ताकि हम समझ पाएँ कि और क्या करने के लिए बाकी है काम। इसमें एक और सवाल रहेगा कि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद उनको एक फिक्स कोटा मिले या डिस्काउंट मिले, क्या इसकी संभावना है? मैं स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्शनली इसकी संभावना है? हाँ, डायरेक्शनली तो अमेंडमेंट में एक्ट में भी आ गया है कि पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होगा, लेकिन ये कैसे होगा, किस परसेंटेज पे होगा, कैसे अलॉटमेंट होगा, ये सब तय करना अभी बाकी है। जी, मतलब उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 67% बढ़कर 7,626 करोड़ रुपए रहा है। और तिमाही नतीजों पर बात करते हुए SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने ET Now स्वदेश से कहा कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचने की उम्मीद है। खारा का कहना है कि हाल के दिनों में रिटेल सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिखी है और आगे भी ये ट्रेंड जारी रह सकता है। Would certainly like to see the double-digit growth. Where as far as our overall advances growth is concerned, it stands about 6% plus. Would certainly like to see it growing up to at least 10%. But much of it would be the function of the real economy also, and we are hopeful that when considering if at all we track these early signs, we should be in a position to achieve this 10% growth. Retail will continue to grow maybe at a faster pace also in the remaining part, because whatever early signs we have seen in the month of October, we expect that retail should grow even faster than what we have seen. And when it comes to corporate, maybe corporate, this month we have seen decent demand from the corporates also. Hopefully, if this trend continues, we should be in a position to see some decent numbers, but we are in a position to, we're not in a position to articulate what kind of a growth will come. To my mind, I think the unutilized portion, which is at about 50%, that might come down to something like about 30-35%. SBI के नतीजों पर आपने बैंक के चेयरमैन को सुना। दूसरी तिमाही के नतीजों की डिटेल्स लेकर जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, SBI के नतीजों को लेकर के ये नतीजे क्या कहते हैं? SBI के नतीजे अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले हैं हर फ्रंट पर। NII की बात करेंगे तो वहां पर 11% की करीब बढ़त देखी गई है और प्रोविजनिंग में करीब मुनाफे में करीब 66% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की और हर फ्रंट पर नंबर्स हमारे अनुमान से बेहतर ही दिखाई दे रहे थे। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी गिरावट दर्ज हुई है। ग्रॉस NPA बैंक का 5.3% से घटकर 4.9% आया है और नेट NPA में भी कमी देखी गई, 1.8% से आंकड़ा 1.5% पर आया। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की बात करें तो मार्जिन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और डिपॉजिट और एडवांसेस में भी जो ग्रोथ आई है वो अनुमान के मुताबिक ही थी। डिपॉजिट में 8% की ग्रोथ देखी गई है और एडवांसेस की बात करेंगे तो वहां पर भी 8 से 9% की ग्रोथ देखी गई। कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और इस बार जो सपोर्ट आया है वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स कह सकते हैं SBI
ने इस बार घोषित किए हैं और कमेंट्री के फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। इंडियन ऑयल अगले 3 साल में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। कंपनी का इरादा 1 साल के भीतर 2,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का है। ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप अब एनर्जी स्टेशन कहलाएंगे। चार्जिंग स्टेशन को लेकर इंडियन ऑयल की और क्या योजनाएं हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ऑलरेडी हमारे 450 चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ऑलरेडी देश में चल रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो आ रहा है, जोर आ रहा है, और ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ग्लासगो में अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसके तहत अभी हर एक कंपनी को, और हम सबसे बड़ी कंपनी है इस देश की, एनर्जी कंपनी, तो हमने एक बहुत बड़ा कदम आज अनाउंस किया है कि हम अगले 3 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हमारे पेट्रोल पंप्स में लगाएंगे। और सबसे पहले इसी साल में हम लगभग इसी साल मतलब अगले अक्टूबर तक 2,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। और हमने हमारे प्लान में पूरा डिटेलिंग किया हुआ है कि कौन से शहरों में, कौन से स्मार्ट सिटीज़ में, कौन से कैपिटल्स में 2 व्हीलर्स के कितने लगेंगे, 4 व्हीलर के कितने लगेंगे। बिकॉज हमारा मानना है कि 2 व्हीलर्स सबसे पहले आएंगे, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम में पहले कन्वर्ट होके आएंगे। तो पहले 2 व्हीलर के लिए ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन होंगे और सब्सिक्वेंटली 4 व्हीलर्स भी आएंगी। और 4 व्हीलर का हमने हाईवे पे भी रखा है ताकि लोगों को सुविधा हो। तो ये जो स्टेशंस लगेंगे, चार्जिंग स्टेशंस, ये आपके पेट्रोल पंप्स पे ही लगेंगे? जी हाँ, ये हमारे पेट्रोल पंप्स पे लगेंगे ताकि लोगों को और सुविधा हो कि जो कन्वेंशनल फ्यूल के साथ साथ ये भी मिले। तो हमारा जो अभी पेट्रोल पंप के अगेंस्ट हम अभी इसको एनर्जी पंप बोलेंगे। पेट्रोल पंप नहीं, सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम गैस भी बेचते हैं, कंप्रेस बायोगैस, सतत सीएनजी भी बेच रहे हैं। और ये एक हमारे जो बुके है, हमारा जो गुलदस्ता है एनर्जी का, उसमें ये और एक जुड़ गया है ताकि ये एनर्जी स्टेशन बन जाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट होगा ओवरऑल इस पे? लगभग सब्सिडी को छोड़ के जो मिल रही है उससे 150 से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा हमें। सब्सिडी की बात आप फेम स्कीम की कर? जी हाँ, फेम 2 के तहत तो सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा आईओसी की इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 150 से 200 करोड़। आईओसी चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद जताई है। ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत में वैद्य ने कहा कि ओपेक जैसे ही अपने प्रोडक्शन पर लगी कैप को हटाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नरमी आ जाएगी। Actually, before that, I just want to tell you that the consumption of the petroleum products post-COVID has improved dramatically. The country is on a V-shaped recovery, and nearly all the products, especially barring ATF, aviation turbine fuel, have already crossed the pre-COVID level, the consumption part. So the economy is looking real good. And same story is there in other parts of the world also. All the economies are again getting back. And in view of this high economic growth, the prices of crude oil have also hardened. And this is one of the reasons is that whatever cuts were there in the COVID times, that much of crude oil has not again come in the market. So it's our constant endeavor to engage with all the manufacturers, all the suppliers, to bring more crude oil, what was there in the pre-COVID times, so that the pricing will soften. And we expect that maybe very shortly, the prices will come down, because what I want to say is that these high prices are not good even for the suppliers as well as for the consumers. In the long term, they're not sustainable. So we want a stable price era which is responsible for both the suppliers and the consumers. तो स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश की ओर से आप सभी के लिए यही संदेश है कि दिवाली स्वस्थ रहकर के मनाएं, साथ ही साथ सुरक्षित रहकर के मनाएं। नमस्कार।